वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम जीन पियाजे से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखने वाले हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। आपको बता दूं कि सभी टेट परीक्षाओं के लिए जीन पियाजे एक इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व हैं जिनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए हमने आज जीन पियाजे के एनिमेटेड रूप में नोट्स को तैयार किया है जिसको हम देखेंगे और उनकी जो अवस्थाएं 4 थी उनको मुख्य रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जीन पियाजे का हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहली बात आती है कि जीन पियाजे कहाँ से थे। तो यह स्विट्जरलैंड के निवासी हैं जीन पियाजे। आपको यह सीधा सीधा याद रखना, यह एक स्विज मनोवैज्ञानिक रहे हैं। यदि हम इनके विचारों की बात करें तो इन्होंने विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के इन्हें जनक माना जाता है। तो अभी आपसे क्वेश्चन यह भी पूछता है कि किसे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी का जनक माना जाता है, तो आपका आंसर जीन पियाजे होंगे। इसके बाद देखिए, इन्होंने बच्चों को क्या माना, एक नन्या वैज्ञानिक माना। आप एक बात याद रखना, जीन पियाजे के सारे कंसेप्ट बच्चों के ऊपर इर्द गिर्द घूमते हैं। तो यदि आपसे इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है जिसमें जीन पियाजे से रिलेटेड पूछा गया है और उसमें बच्चों के रिलेटेड चीज़ दी गई है, तो आप बेझिझक उसमें बच्चों से रिलेटेड चीज़ को आंसर लगा सकते हैं। तो जीन पियाजे ने क्या है, बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक माना। पियाजे का मानना था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, दुनिया के सिद्धांतों की रचना वह स्वयं से करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंटल नज़रिए से बच्चे दुनिया से संबंधित सिद्धांतों को स्वयं ही रचित कर लेते हैं। वैसे उसमें थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की आवश्यकता होती है वह उन्हें बड़ों के द्वारा दे दी जाती है। चलिए आगे अगले पेज की ओर चलते हैं हम, जिसमें हम इनकी 4 अवस्थाओं को पढ़ेंगे जो जीन पियाजे ने दी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक प्रक्रिया के लिए कुछ परिभाषाएं दी थी जिन्हें कि आपको पहले समझना होगा ताकि आपको ठीक से इनकी जो साइकोलॉजी है वह समझ आ सके। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्होंने अनुकलन शब्द का उपयोग किया, अडॉप्टेशन, जिसका तात्पर्य यह होता है कि वातावरण के साथ तालमेल को बैठा लेना, यानी कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ बच्चों के सामने आती हैं बच्चे उस हिसाब से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इसे बोला गया वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, यानी अडॉप्टेशन या अनुकूलन। तो इसे आप याद रखेंगे। इसके बाद इन्होंने आत्मसात्करण शब्द को दिया जिसका मतलब एसिमिलेशन होता है। इसमें हम पुरानी ज्ञात चीज़ों में नई चीज़ों को जोड़ते हैं, यानी कि पूर्व ज्ञान को नज़रिए में रखते हुए नए ज्ञान को साकार बनाते हैं। आप इस बात को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। इसके बाद आता है समायोजन या अकोमोडेशन। इसमें क्या होता है, एक शब्द होता है स्कीमा, इसके परिवर्तन या उसमें किए गए सुधार को हम समायोजन या अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है दोस्त। इसके बाद आता है साम्य धारण। साम्य धारण का तात्पर्य होता है चीज़ों में संतुलन को बनाना, यानी कि जो आत्मसात्करण होता है और समायोजन होता है, इन दोनों के बीच का जो संतुलन बनाने का कार्य होता है वह साम्य धारण या इक्विलिब्रेशन में किया जाता है। तो इसे भी आप याद रखेंगे। इसके बाद स्कीमा को समझने का प्रयास करते हैं हम दोस्त कि स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो होता है सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट होते हैं या एक मानसिक संरचना होती है। जैसे सूचनाएं, जैसे पक्षी के बारे में जानकारी हो गई, जानवरों के बारे में जानकारी हो गई, वाहनों के बारे में जानकारी हो गई। इस प्रकार की सूचनाओं के छोटे छोटे पैकेट जो दिमाग में स्टोर किए जाते हैं बच्चों के, उसे स्कीमा कहा गया है। और यहाँ से आप याद रखें कि समायोजन क्या होता है, इसी स्कीमा में परिवर्तन करना या उसमें सुधार लाना। जैसे बच्चे को सिर्फ पक्षियों के बारे में यह पता है कि वह उड़ते हैं और वाइट कलर के होते हैं, तो समय के साथ हम धीरे धीरे उन्हें बताएंगे कि पक्षियों की भी कई प्रजातियां होती हैं और सिर्फ वाइट कलर के ही पक्षी नहीं होते और कुछ पक्षी उड़ते भी नहीं हैं। तो इसे हम कहेंगे समायोजन, यानी हम स्कीमा में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन या सुधार कर रहे हैं। तो स्कीमा आप याद रखना, यह सूचनाओं का छोटा सा बंडल या पैकेट होता है जिसमें छोटी छोटी सूचनाएं जो बच्चों के दिमाग में स्टोर रखी जाती हैं। हर चीज़ की एक आप ऐसा समझ सकते हैं कि हर चीज़ की जानकारी जो बच्चों के लिए दी जाती है उसे स्कीमा कहा जाता है। जैसे हम बच्चे को बताएं कि यह बोतल है, इसमें पानी को स्टोर करा जाता है, तो बच्चा इसको एक प्रकार से स्टोर कर लेगा अपने दिमाग में कि बोतल में हम पानी स्टोर करते हैं। इस प्रकार से जो भी दुनिया की चीज़ें हैं, समाज में जो भी नई नई चीज़ें चलती हैं या जो पुरानी समझ चली आ रही, बच्चा इस प्रकार से छोटे छोटे पैकेट में उनको संचित करता है। इसी को स्कीमा कहा गया है। इसके बाद एक आता है विकेंद्रीकरण।
विकेंद्रीकरण का तात्पर्य इंग्लिश में डिसेंटरिंग से होता है। इसमें क्या होता है, समस्या को हम अलग अलग नज़रियों से देखकर उसे हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बड़ी समस्या है तो हम उसका एक पहलू देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पहलू देखेंगे और उसका तीसरा पहलू देखेंगे, यानी समस्या को हम बांट लेंगे। तो इस प्रकार से जो है विकेंद्रीकरण होता है। इसको भी आप सीधा सीधा याद रखें कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। अब मुझे आपको लगता है आप अनुकूलन, आत्मसातकरण, समायोजन, समाधारण, स्कीमा और विकेंद्रीकरण को समझ गए होंगे। तो चलिए अब जीन पियाजे द्वारा दी गई अवस्थाओं को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी, इसे ही पियाजे का सिद्धांत कहते हैं। पियाजे या पिगेट, इंग्लिश में इन्हें जीन पिगेट कहते हैं और हिंदी में इन्हें जीन पियाजे कहा जाता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब जो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, यह भी बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, यानी कि जन्म से लेकर जब तक बच्चा वयस्क नहीं हो जाता तब तक उसको इन 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। जैसे पहली है संवेदी पेशीय अवस्था, इसको इंग्लिश में सेंसरी मोटर स्टेज के नाम से जाना जाता है। जब बच्चा जन्म से लेकर 2 वर्ष का रहता है तब वह इस अवस्था में आता है। तो इस अवस्था की जो खासियत होती है वह यह होती है, जैसे आप खुद एक तर्क करिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ज्ञान का स्रोत उसके पास क्या होता है, वह अपनी आँखों से चीज़ों को देख रहा है, नाक से कुछ चीज़ें सूंघ रहा है, स्मेल ले रहा है, या कानों से कुछ चीज़ें सुन रहा है, यही उसके पास ज्ञान के स्रोत हैं, यानी कि उसकी इंद्रियाँ। तो जब बच्चा संवेदी पेशी अवस्था यानी 0 से 2 वर्ष में होता है तो बच्चा जो है अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के जरिए सीखता है। यह सेंसरी मोटर स्टेज का एक पार्ट है। इसके अलावा बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण होता है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है इस अवस्था के अंत तक बच्चे को समझ आ जाता है कि वस्तुएं होने पर भी ना होने पर भी मौजूद रहती है, जैसे छिपे हुए खिलौनों को ढूंढना। तो इसका मतलब यह है कि जब शुरुआत में तो बच्चा वस्तु स्थायित्व या ऑब्जेक्ट परमानेंस के गुण को नहीं समझ पाएगा, यानी कि जब वो 1 साल तक का होगा 0 से लेकर तब तक नहीं समझ पाएगा, लेकिन जब तक वह 2 वर्ष तक आएगा तब तक बच्चा ऑब्जेक्ट परमानेंस को समझ जाएगा। जैसे कि हम बच्चे को ऐसी चीज़ें शुरुआत में यदि बताते हैं जो कि उसको सामने दिख नहीं रही है, स्पष्ट रूप से वह समझ नहीं पा रहा, तो वह उनको नहीं समझ पाएगा, लेकिन इस अवस्था के आखिर में आते आते वह उस चीज़ को भी समझ जाएगा। जैसे आप बच्चे का कोई खिलौना छुपा दीजिए और उससे कहिए कि भाई खिलौना है, तो शुरुआत में जैसे भाई 0 से 1 वर्ष का रहेगा तो वह उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा कि खिलौना सच में है, वह मानेगा कि नहीं है। लेकिन जैसे भाई बड़ा होता जाएगा और 2 वर्ष के करीब तक आएगा तो उसमें यह गुण विकसित हो जाएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस का, जिससे कि वह छिपे हुए खिलौनों को समझ जाएगा कि खिलौना तो है लेकिन उसे छुपा दिया गया है, और वह उसे ढूंढने का प्रयास करेगा। और यहाँ पर बच्चे के लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार को। तो यहाँ से जो है संवेदी पेशी अवस्था में जो है बच्चे में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार शुरू हो जाते हैं, यानी कि बच्चा क्या होता है कि अपने लक्ष्य के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। जैसा कि बच्चे को टास्क दिए जाते हैं कि खाना खाओ, तो बच्चा खाना खाने को लक्ष्य निर्देश कर लेता है, पानी पियो तो पानी पियो को, इस प्रकार से उसे जो टास्क दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही वह अपना व्यवहार शुरू कर देता है। तो यह होती है संवेदी पेशी अवस्था। इसकी आपको आयु ध्यान रखना है कि बच्चा जब 0 से 2 वर्ष तक रहता है तो वह संवेदी पेशी अवस्था में होता है। इसके बाद जीन पियाजे ने जो दूसरी अवस्था दी उसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या इंग्लिश में बोले तो प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको कहा गया। अब बच्चा जो है 2 से लेकर 7 वर्ष की आयु में इस अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ से आप उम्र याद रखना कि बच्चा जो है 2 से 7 वर्ष इस आयु में रहता है। तो इस अवस्था में बच्चे में जीववाद का कंसेप्ट पाया जाता है, यानी कि एनिमलिज्म। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। यानी कि यदि आप बच्चे का कोई खिलौना है, जैसे कोई गुड़िया हो गई या कोई डॉल हो गई, तो बच्चा उसको भी सजीव ही समझता है, और यदि वो कहीं से गिर जाती है या थोड़ी बहुत टूट फूट उसमें हो जाती है उसके खिलौने में, तो उसे लगता है उसे भी चोट लग रही है। यानी कि बच्चे में क्या है, यह ज्ञात नहीं हो पाता कि कौन सी चीज़ सजीव है या निर्जीव है। इसे बोलते हैं जीववाद का कंसेप्ट। इसके बाद बच्चे में जो है अहम केंद्रित यानी ईगो सेंट्रिज्म आ जाता है। चूँकि सीटेट 2026 में इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था अहम केंद्र पे से, तो इसको भी आप सीधा सीधा याद रखिए कि बच्चा क्या होता है, वह सोचता है कि सारी दुनिया सिर्फ उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है, यानी कि उसके द्वारा लिए गए ही डिसीजन जो है सबको इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे इसका मैं एक उदाहरण बताना चाहूँ तो ये हो सकता है कि जैसे किसी बच्चे को इस स्टेज में यानी 2 से लेकर 7 वर्ष तक की आयु में यह लगता है कि हरा कलर उसे बहुत पसंद है, तो वह यह मान के चलता है कि दुनिया के सभी लोगों को हरा कलर ही सबसे ज़्यादा पसंद होता है, हरा कलर ही सबसे अच्छा होता है। यानी कि वह
अपने आप को अपनी लाइफ का हीरो समझते हुए आसपास की दुनिया को मानता है कि सभी लोग उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो आप उम्मीद है आपको अहम केंद्रवाद या ईगोसेंट्रिज्म समझ में आया होगा। इसके बाद इसमें एक कंसेप्ट और आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपलटावी। इसमें क्या होता है कि बच्चे पलट कर चीज़ों को नहीं कर पाते। जैसे मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देना चाहूँ तो यदि हम जो छोटे छोटे बॉक्स आते हैं उनके जरिए एक घर बनाकर बच्चे को दिखाते हैं तो बच्चे को समझ में आता है ऐसे घर बन गया। लेकिन यदि हम उन बॉक्सेस को इर्द गिर्द तितर बितर कर देंगे तो बच्चा यह नहीं समझ पाएगा कि यह इरिवर्सिबिलिटी हो गई है और इसको दोबारा से उसी घर में बनाया जा सकता है। और इसका एक उदाहरण ये हो सकता है कि जैसे हमने बच्चे को बताया कि 2 में 3 जोड़ने पर 5 आ जाता है, लेकिन अब हम उससे बोलें कि 5 में से 2 घटाने पर 3 आ जाता है, तो वह इन दोनों चीज़ों को नहीं समझ सकता। वह 2 में 3 जोड़ने पर 5 आ जाता है को समझ सकता है, किंतु उसी के साथ यदि आप उसको उल्टा करके दिखाओगे कि 5 में से 2 घटाने पर 3 आ जाता है तो वह नहीं समझ पाएगा। तो इसे बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी। इसके अलावा एक और जो गुण महत्वपूर्ण है इसमें वो है संरक्षण का अभाव, यानी कि इसमें बच्चा जो है मापन की चीज़ों को नहीं समझ पाता है। जैसे यदि मैं उसको एक गिलास छोटा जो गिलास थोड़ा मोटा हो और उसमें मैं पानी भरकर बच्चे के सामने रखता हूँ तो बच्चा देखेगा कि हाँ ये गिलास तो पूरा भरा हो। लेकिन मैं एक और गिलास लाता हूँ जो कि समान आयतन का होगा किंतु वह किनारों से पतला होगा लेकिन लंबा होगा। अब मैं इस गिलास में उसके पानी को डाल देता हूँ। अब उससे पूछता हूँ बताओ इन दोनों में से किस गिलास में सबसे ज़्यादा पानी बनता है, तो बच्चा अपेक्षित रूप से लंबे गिलास को ही चुनेगा। वह यह नहीं समझ पाएगा कि दोनों में समान पानी बन रहा है या जल बन रहा है। तो इसे बोलते हैं लेक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण का अभाव। यह गुण भी बच्चे में होता है। इसके अलावा बच्चा जो है प्रतीकात्मक खेल इस स्टेज में खेलता है, यानी कि वह किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की संज्ञा देकर उसको वह चीज़ मान लेता है। जैसे इसका एक उदाहरण दे सकूँ तो बच्चा जो है किसी लकड़ी को घोड़े के समान मानकर उस पर बैठता है और राइड करता है और बोलता है मैं घोड़े की राइड कर रहा हूँ। बच्चा लकड़ी को घोड़ा मानकर उसकी राइड करना शुरू कर देता है, यानी कि क्या करता है प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तो उम्मीद है मुझे आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था समझ आई होगी। इसमें बच्चे में 2 से 7 वर्ष की आयु तक रहता है। जीववाद का कंसेप्ट होता है, अहम केंद्रित होता है, अपलटेवाद यानी इरिवर्सिबिलिटी होती है, संरक्षण का अभाव होता है, प्रतीकात्मक खेल खेलता है। चलिए अब अगली 2 स्टेज को समझते हैं जो कि जीन पियाजे द्वारा दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, अगली जो स्टेज आती है वह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मूर्त का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में तो इसको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, उसे भी याद रखना है। मूर्त का अर्थ होता है ऐसी चीज़ें जिन्हें हम छू सकें या देख सकें, उन्हें मूर्त की संज्ञा दी गई है। तो यह अवस्था आप समझ सकते हैं किस पर फोकस कर रही होगी। तो इसमें जो बच्चा होता है वह 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक रहता है और इसमें जो है बच्चे के अंदर तर्क यानी कि लॉजिक करने की शुरुआत आ जाती है केवल, लेकिन हर वस्तु पर नहीं, वह केवल मूर्त वस्तुओं पर ही तर्क कर सकता है। जो उसे दिख रही है या जो जिसे वो छू रहा है उस पर वह तर्क करना शुरू कर सकता है। इसके अलावा इसमें अब आ जाती है रिवर्सिबिलिटी यानी पलटावी का सिद्धांत, यानी कि पहले जो बच्चा यह नहीं समझ पा रहा था कि चीज़ों को उल्टा पुल्टा करने पर भी चीज़ें सेम वही रहती हैं, लेकिन इसमें बच्चा समझ जाएगा। जैसे आप उसको 5 + 2 = 7 बताते हो और फिर बोलते हो 7 में से 2 घटाने पर भी 5 आता है, तो वह इस चीज़ को समझ सकता है। यानी इसमें जो है रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट आ जाता है, यानी कि क्रियाओं को उलटना बच्चा जो है सीख जाता है। इसके अलावा इसमें संरक्षण का गुण भी आ जाता है, यानी कि जो गुण दूसरी स्टेज में उसमें नहीं थे वह सारे गुण इसमें आने लगते हैं। यानी कि बच्चे आकार बदलने पर मात्रा वही रहती है, इस चीज़ को समझ जाते हैं। संरक्षण का मतलब क्या होता है, आकार बदलने पर मात्रा का सेम रहना। इसके अलावा बच्चे में एक नया गुण वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन का आ जाता है, यानी वह चीज़ों को उनके गुणों के आधार पर अलग अलग करके बांटना भी शुरू कर देता है। तो उम्मीद है आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था समझ आई होगी, जो कि 7 से लेकर 11 वर्ष की आयु तक बच्चों में रहती है। इसके बाद आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। और जैसा कि इसमें नाम सही है कि यह एक औपचारिक अवस्था है, इसमें बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का चला जाता है तो उसको एक तरीके से देखा जाए तो बच्चे के रूप में ट्रीट नहीं किया जाता है। इसमें बच्चे में क्या हो जाता है, अमूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। अब अमूर्त चिंतन मूर्त का बिल्कुल
उल्टा है। यानी अमूर्त तो ऐसी चीज़ों को जो हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, लेकिन उनको सोच सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चा उन चीज़ों को, उनके चिंतन का भी विकास कर लेता है जो सामने नहीं है, लेकिन उनके बारे में वह सोचने लगता है। जैसे पाई है, पाई की वैल्यू हो गई, तो ये चीज़ देखने लायक थोड़ी है, लेकिन इसका विकास यानी कि इस तरीके के लॉजिक का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। इसके बाद इसमें जो है एक मेन इम्पोर्टेंट गुण बनता है, वह है परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्कन। यानी कि इसका तात्पर्य यह होता है कि बच्चा वैज्ञानिक तरीके से सोचकर, यानी लॉजिकली सोचकर समस्या का समाधान निकाल लेता है। कोई प्रॉब्लम होती है तो उस पर लॉजिक लगाते हुए, एक्सपेरिमेंट करते हुए उसका जो है हल निकाल लेता है। और यह अवस्था किशोरों में आदर्शवादी सोच को भी विकसित करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पियाजे की चारों अवस्थाएं अच्छे से समझ आई होंगी। इसके अलावा भी पियाजे से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने रखे हैं, उनको भी एक बार देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार शिक्षा का महत्व देखते हैं। तो पियाजे ने शिक्षक को एक सुविधादाता, इसको भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आता है। शिक्षक का रोल क्या होता है? तो शिक्षक एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता के रूप में क्लासरूम में काम करता है। यानी कि शिक्षक एक सुविधादाता होता है जो बच्चों का मार्गदर्शन देता है, उन पर किसी जानकारी को थोपता नहीं है। वह उन्हें गाइड करता है कि इस प्रकार से हम इस चीज़ को कर सकते हैं, या उस प्रकार से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। तो वह उनको चीज़ें समझाने का प्रयास करता है, ना कि उन पर सीधी जानकारी ठोक देता है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही है, इसको रटो। इस प्रकार का नहीं होता। शिक्षक का रोल पियाजे के अनुसार क्या है? एक फैसिलिटेटर या सुविधादाता के रूप में होता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने के अवसर का। यानी कि बच्चा क्या है, करके सीखने के अवसर बच्चे को दिए जाने चाहिए, यह पियाजे का मानना था। यानी कि क्या, यानी कि प्रैक्टिकल चीज़ों को करके उसे दिखाना चाहिए या उससे खुद करवाना चाहिए। यानी कि जैसे पौधे पौधे कैसे उगते हैं, इस चीज़ को आप बच्चों से खुद एक्सपेरिमेंट करवाइए। उन्हें किसी चीज़ का बीज दीजिए और उसे गड़ाकर उसमें पानी देने का कबूलिए, और धीरे धीरे जब बच्चे देखेंगे कि 2-3 दिन बाद उसमें जो है अंकुर फूट गए हैं, तो इस प्रकार से बच्चों को खुद से करके चीज़ों को हमें सिखाना है। इसे बोलेंगे करके सीखने के अवसर देना है। इसके बाद जो पियाजे ने अगली चीज़ बताई वह थी अवस्था आधारित शिक्षण, यानी स्टेज बेस्ड टीचिंग। इसमें पियाजे ने कहा बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार उन्हें जो है शिक्षण देना चाहिए। इसी के हिसाब से तो पियाजे ने ये 4 अवस्थाएँ दी हैं कि बच्चे किस मानसिक स्तर पर किस उम्र में होते हैं। तो इससे भी आप आसानी से समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो याद रखने की बात होगी वह यह होगी कि पियाजे के अनुसार पहले विकास आता है, इसके बाद हम उसकी लर्निंग या अधिगम कर सकते हैं। यानी कि पियाजे ने कहा कि बच्चों का सर्वप्रथम विकास होना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बच्चे जब विकास कर लेंगे तो वह अधिगम यानी लर्निंग आसानी से कर पाएंगे। तो पियाजे के अनुसार उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि पियाजे किस प्रकार से बच्चों को देखते थे, और इसमें मैंने काफ़ी अच्छे से कंटेंट बनाने की कोशिश की थी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और समझ भी आया होगा। ठीक है, तो यह जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं, यह सभी टेट परीक्षाओं जैसे सीटेट हुआ या किसी स्टेट का टेट हुआ, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब भी आप इस तरह किसी परीक्षा को देने जाएँ तो एक बार इस पियाजे के ये चारों सिद्धांतों का जरूर रिवीजन करें, क्योंकि बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट में इसके 2 से 3 क्वेश्चन इसी के आधार पर आपसे पूछे जाने हैं। धन्यवाद दोस्त।